ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए भाई, मैं आपको ऑडिबल और विजिबल हूं या नहीं हूं, उसके बाद हम अपना सेशन यहां पे स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग आशीष, गुड इवनिंग शिखा, गुड इवनिंग सचिन। एक बार जल्दी से बताइए क्या मैं आपको यहाँ पे ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं हूँ, उसके बाद हम अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का आपका जो सेशन होगा ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप होगा। इसमें मतलब ज़्यादा आपको मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस टाइप का पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, मतलब यहाँ पे से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आज थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको मे बी ऑलरेडी आती हूँ थोड़ी बहुत। एक बार बताइए भाई, मैं आपको ऑडिबल विजिबल हूँ या नहीं हूँ। ओके, ऑल क्लियर, यस ऑडिबल। ओके ओके, गुड इवनिंग पूजा। ओके गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए भाई आज आपका जो सेशन है ना वो यहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ी थी वहां पे क्या था भाई आपका, इस तरीके से कोई टेट्राहेड्रल कार्बन का सेंटर था जिसमें एक लिविंग ग्रुप होता था। बाहर से क्या था भाई, न्यूक्लियोफाइल आता था और इस पे क्या कर देता था, अटैक करता था और इसको यहां से आउट कर देता था। सिंस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता था तो इसलिए इसे क्या बोला जाता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता था, या फिर इन्हें शॉर्टकट में हम एसएन रिएक्शन बोल देते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आज हमारा जो मेजर इंटरेस्ट है यहाँ पे वो क्या है भाई, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग पे है। और एरोमेटिक रिंग क्या, जनरली जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक रिंग होती है वो क्या होती है भाई, यहाँ पे बेंजीन सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये देखिए इस एरोमेटिक रिंग पे आपको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो देखिए यहाँ पे आपका कोई सा भी ग्रुप एक्स लगा है और आप इस पे कोई भी रिएजेंट का आर पार्ट यहां से डालोगे और क्या होगा भाई, ये एक्स आपका यहां से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आर ग्रुप जुड़ जाएगा। ये आर या फिर इसको आर आर की जगह मैं इसे जी लिख देता हूं, कोई ग्रुप जी। ठीक है, यहां पे से आएगा और इसको हम जी बोल देंगे। और इसी मतलब देखिए अगेन इसी के बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन ना आपकी दो कैटेगरीज में, वैसे तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड होगी। तो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला तो क्या है भाई, ये आर ग्रुप आपका, ये जो जी है ना, ये इनकमिंग क्या हो सकता है, ये जी पार्ट क्या हो सकता है भाई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है। जी क्या हो सकता है भाई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं भाई, देखिए इसको बोला जाता है, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ना तो उस केस में इसे क्या बोलोगे आप, ए आर एस ई। ए आर एस ई का मतलब क्या है भाई, ए आर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एरोमेटिक और एस रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन। और यहां पे देखिए सिंस कौन सा पार्ट आ रहा है आपका रिएजेंट का, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पे इंटरेक्ट करेगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ए आर एस सी बोला जाता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्हें बोला जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्हें बोला जाता है। ठीक है, ये आप जम जम के पढ़ते हो, जैसे आप नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ते हो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, इन सब में आपकी ये रिएक्शन यहां पे आती है। हाँ, वो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा था ना सिखा, वो कंप्लीट हो गया है। देखिए बाकी आईआईटी जैम एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, अगर आप चाहो तो एक बार जो रिएजेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा रखा है ना उसको एक बार देख लीजिए। बाकी हम लाइव में आपका कराएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका जो सिलेबस है अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका जैम का एग्जाम होता है फेब में। उसके बाद आपका 3 महीने का आपके पास प्रॉपर क्या होगा भाई, यहाँ पे रिविजन टाइम होगा, पूरा 3 महीने का आपको यहाँ पे रिविजन का टाइम मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से देखिए भाई, दूसरा जो होता है ना, आप यहां पे क्या कर सकते हो, देखिए ये जी मतलब यहां पे देखिए जैसे एक्स है, जनरली आपका क्या होता है, देखिए अगर यहां पे ये एक्स क्या है ना, ब्रोमीन मतलब कोई हेलोजन है और आपने यहां पे क्या किया, इसमें मैग्नीशियम मेटल डाल दिया, तो आपको पता है कभी भी मैग्नीशियम मेटल डालोगे तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। और ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फिनाइल ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका
फिनाइल ग्रिगनार्ड बन जाएगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां से अटैक करवा सकते हो। तो अगेन इन टोटल आपका यहां पे क्या हुआ, ये जी ग्रुप इस पर आ जाएगा। तो ये भी क्या है भाई आपका यहां पे, इसको भी आप क्या बोलोगे यहां से, ARSE बोलोगे, ARSE बोलोगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, ये क्या है भाई आपका क्लासिकल ARSE बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, क्लासिकल ARSE बोला जाता है। और इसे बोला जाता है OMC मीडिएटेड, ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड मीडिएटेड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे बोला जाता है। दूसरा जो यहाँ पे कैटेगरी है आपका, मैं आपके सामने लिख देता हूं, वो है यहाँ पे देखिए, कभी कभार आपका जो इनकमिंग पार्ट होता है रिएजेंट का, वो क्या होता है भाई यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। और ये आपके लिए टोटली नया है और यहीं से क्या है भाई आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी वैसे दो तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे आपका ARSN, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। देखिए यहां पे क्या था आपका, इलेक्ट्रोफिलिक था, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक। और इसमें देखिए आपकी दो तरीके की मैकेनिज्म चलती है, एक एडिशन देन एलिमिनेशन, बाकी मैं पूरा आपको बताऊंगा, देन एलिमिनेशन। और दूसरा है आपका यहां पे एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, इनको हम ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बस मैं आपको यहां पे ओवरव्यू बता रहा हूं कि हम क्या क्या करेंगे, एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, और इसी में ये जो आपकी मैकेनिज्म है ना, इसी में आपका क्या आता है भाई, बेंजाइन केमिस्ट्री यहां पे डिस्कस की जाती है। यहां पे आपकी बेंजाइन केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस की जाएगी। उसके अलावा ध्यान से देखिए, इसी में आपका क्या है ना, एक और मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, उसकी मैकेनिज्म पूरी दुनिया से अलग चलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, ARSN1 बोलते हैं। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कहां पे डिस्कस होती है आपकी, देखिए आपने ना डायजोनियम सॉल्ट पढ़ा होगा इस तरीके से। अगर आपने कभी डायजोनियम सॉल्ट बनाया और इस पे आपने कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक कर दिया, ये वाटर हो सकता है, ये आपका क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, सैंडमेयर रिएक्शन आप पढ़ते हो, तो यहां पे क्या होता है, ये N2 क्या है, गैस की फॉर्म में यहां से निकल जाता है और यहां पे आपका क्या बन जाता है, इनिशियली कार्ब कैटायन बन जाता है। फिर रिएक्शन मीडियम आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है भाई, यहां पे अटैक कर देता है और यहां पे आपका क्या आ जाता है, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। यहां पे क्या आता है आपका, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन टोटल हुआ क्या इस रिएक्शन में, या N2+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए हमने इसे क्या बोला यहां पे, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला, वो भी किसकी हेल्प से, न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अलावा यहां पे कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ, तो इसलिए हमने इसे SN1 रिएक्शन बोल दिया। इतनी चीजें आपको यहां पे क्लियर हुई या नहीं हुई? सीखा, आप क्या बोल रहे हो सर? ऐसे मेरे को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता है कि कितना पेज। ओके, तो देखिए मैं सीखा, वैसे मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा ना, जब भी देखिए कोई टॉपिक जैसे मैं करा रहा हूं, तो उसके लिए ना आप एक अलग से मतलब पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाइए। जैसे रिएजेंट में पढ़ा रहा हूं तो रिएजेंट के लिए अलग से कॉपी लीजिए, ज्यादा मोटी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, एक पतली कॉपी ले लीजिए, उसमें आप रिएजेंट ही लिखते जाइए। और जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म कराई, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसके अलावा देखिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के आगे आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसे हम जनरली यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 2 भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, बाकी अब कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सारा यहाँ पे एक साथ करा दें। ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। एट द एंड जब आपको हम सारी चीजें करा देंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अभी मैं आपके साथ ये वाला जो पार्ट है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्लासिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूं। ये आप वैसे पढ़ते आते हो, देखिए क्लासिकल ARSE। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे होता क्या है, देखिए आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग लेते हो और इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करोगे, यहां पे ऐड करोगे। और इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है भाई, जनरली यहां पे ये जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन होता है ना, उसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता है भाई, यहां पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये H यहां से निकल जाता है। ठीक है, H+ की फॉर्म में निकल जाएगा और E+ यहां पे जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जर्नली रिएक्शन तो H के साथ देखी जाती है, लेकिन कई बार ना देखिए दो ग्रुप ऐसे हैं आपके, दो ग्रुप ऐसे हैं, ये भी आपके रिप्लेस हो जाते हैं। एक तो यहां पे क्या हो सकता है आपका
SO3H हो सकता है, सल्फोनिक एसिड हो सकता है, और दूसरा क्या है भाई यहाँ पे टर्ट ब्यूटिल ग्रुप हो सकता है। इनको आप यहां से रिमूव कर सकते हो। ये क्या है भाई यहाँ पे रिमूवेबल ग्रुप होते हैं ये दोनों, आपको ये चीज ध्यान देनी है। और गेट एग्जाम में इस बार इस सल्फ्यूरिक एसिड वाले से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आप डालोगे तो ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट होकर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली टर्ट ब्यूटिल ग्रुप निकलता है, ये किसकी प्रेजेंस में निकलता है, ये एसिड की प्रेजेंस में निकलता है, ठीक है। और ये जो टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है ये किसकी प्रेजेंस में निकलता है, लेविस एसिड की प्रेजेंस में। जैसे AlCl3 आप डालोगे तो उसकी प्रेजेंस में आपका ये टर्ट ब्यूटिल ग्रुप यहां से निकल जाता है, और रिएक्शन मीडियम में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसकी जगह पे यहां पे जुड़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज समझ, मतलब ये दोनों एग्जांपल याद रखने हैं। ये वाला जो आपका पहला एग्जांपल मैंने लिखा ना, ये क्या है भाई यहाँ पे बहुत, मतलब ये क्या है भाई कॉमन एग्जांपल है। इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शन है तो इसे कॉमन बोला जाता है। और ये जो दो आपके एग्जांपल है इसे हम लेस कॉमन कैटेगरी में यहाँ पे डालते हैं, लेस कॉमन कैटेगरी में, ठीक है। तो पहले मैं आपके साथ आज ये जो कॉमन वाला एग्जांपल है ये बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपकी मैकेनिज्म चलती है, किस तरीके से आपका यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनता है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले ना, देखिए अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या करती है भाई, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होती है, सबसे पहले इंटरेक्ट करती है। और इंटरेक्ट कैसे करेगी, देखिए ये यहाँ पे क्या है भाई, देखो आपकी ये पाई डेंसिटी है। पाई डेंसिटी का मतलब क्या है, ये एक तरीके का क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। पाई डेंसिटी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो लगातार क्या होता है, इस तरीके से घूम रहा होता है, मतलब लवाइल पाई डेंसिटी होती है। तो सीखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने 400 पेज की 6 कॉपी ले ली ना, बिल्कुल बढ़िया, आप टेंशन मत लीजिए। दो आप ऑर्गेनिक, दो इनऑर्गेनिक, दो फिजिकल के लिए ऐसे फिक्स कर लीजिए। आपको एट द एंड चीजें यहाँ पे सिस्टमैटिक मिल जाएंगी। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग अगर आपने पहले कर लिया, दैट्स रियली नॉट अ बिग डील। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप एक साथ कर सकते हो, या उसको आपको मैं बाद में मतलब लाइव में भी करा दूंगा। अगर आपको पहले थोड़ा सा चीजें समझनी है ना, तो आप रिकॉर्डेड वाला देख लीजिए, लाइव में तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सोनम ने देखिए यहाँ पे ट्रिक बता दी है वैसे, लेकिन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ टेंशन मत लीजिए। आप दो कॉपी फिक्स कर लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीजें हम करा रहे हैं वो सिस्टमैटिक है, ऐसे नहीं है कि आगे पीछे करा दी है। हालांकि कुछ चीजें और एक साथ आ जाती तो और बढ़िया रहता, लेकिन वो अगर आगे पीछे होगी ना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले पाई डेंसिटी यहां से क्या करती है ना, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करती है, और आपका यहाँ पे एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स देखिए, ये क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इस तरीके से इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे दे देता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है इसे बोला जाता है पाई कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोला जाता है भाई, यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और इस पाई कॉम्प्लेक्स के बाद ना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, देखिए। अब मैं इसको आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करता है जी, इस पे अटैक करता है। और इस पे जब ये अटैक करेगा ना, ध्यान से देखो, यहां पे से मैंने अटैक करा दिया इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पे भी क्या भाई आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए ये कार्बन आपका क्या बन गया, ट्राइवेलेंट बन गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, कार्ब कैटायन आ जाएगा। और ये कार्ब कैटायन आते ही जो ये इंटरमीडिएट बना है ना, इसे बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसे बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसी को क्या बोल दिया जाता है भाई, वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोल दिया जाता है। इसे क्या बोल दिया जाता है यहाँ पे, वीलैंड इंटरमीडिएट भी यहाँ पे बोल दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद देखो ये इंटरमीडिएट एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये यहाँ पे क्या कर सकता है भाई, लगातार डीलोकलाइज हो सकता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म में, अलग अलग रेजोनेंस फॉर्म आ सकता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आया, उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे फर्दर डीलोकलाइज हो क्या आ सकता है, एच। एक्चुअल में ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से कौन सा वाला एग्जिस्ट करेगा, तो आप बोलोगे इन तीनों में से कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन करता है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होता है। और उसके बाद देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे
इसको यहाँ पे से क्या कर देगा, प्रोटॉन को दे देगा और दोबारा से क्या कर लेगा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। इस तरीके से एरोमेटिसिटी क्या कर लेगा, यहाँ पे रीगेन कर लेगा और आपका H प्लस क्या है, रिएक्शन मीडियम में आउट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे से समझ सकते हो, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन की ओर को फेंक दिए और यहाँ पे क्या बन गया, दोबारा से एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन टोटल देखिए, अब इसके बाद भी ना डायरेक्ट ये H प्लस यहाँ से निकलता नहीं है। देखिए ये H प्लस यहाँ पे क्या करेगा, इस पाई डेंसिटी के साथ क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से इंटरफेयर करता है और उसके बाद ये H प्लस यहां से निकलेगा और आपका ये कंपाउंड यहां से अलग होगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, H प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे इसकी पूरी मैकेनिज्म चलती है। तो एक बार सीयूटी पीजी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया था बताया कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पाई कॉम्प्लेक्स कितने बनते हैं, इस मैकेनिज्म में पाई कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स अगर पूछ लिया जाए तो एक पाई कॉम्प्लेक्स आपका स्टार्टिंग में बनता है और दूसरा पाई कॉम्प्लेक्स आपका एट द एंड बनता है। तो यहाँ पे आपके दो तो क्या बने भाई, रिएक्शन के दौरान यहाँ पे दो आपके पाई कॉम्प्लेक्स बने। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 और जैसे आप 3 लगाओगे तो आपका आंसर गलत, क्योंकि तीनों में से कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं। एग्जिस्ट कौन करेगा आपका यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे, यहाँ पे ओनली 1 सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल एग्जिस्ट। तो इसका राइट आंसर था 2 and 1। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, इसका रेट लॉ कैसे यहां पे बनेगा। ठीक है, इसका रेट लॉ यहां पे कैसे चलेगा, तो ध्यान से देखिए, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेट डिटरमिनिंग स्टेप अगर पता चल जाए तो वहां से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो पाई कॉम्प्लेक्स का बनना है ना, इसको कई बुकों में दिखाया भी नहीं रहता क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं होता है। इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, देखिए यहाँ पे ये अटैक होना क्या है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट स्टेप आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल पे इस तरीके से अटैक हुआ और आपका कुछ इस तरीके से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना, यहाँ पे क्या बना आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका स्टेप बना। उसके बाद देखिए ये H प्लस यहां से निकलेगा और आपका यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन होगा इन टोटल। ठीक है, ये दो स्टेप क्या है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्टेप पे थोड़ा सा गौर फरमाओगे ना, यहाँ पे ये कंपाउंड इनिशियली आपका क्या था भाई, एरोमेटिक था और इसके बाद देखिए जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, ये सेंटर आपका क्या बना, यहाँ पे sp3 बन गया और sp3 बनते ही ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन गया। और इसके बाद तुरंत देखो इसने जब एरोमेटिसिटी रीगेन की तो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट फिर से क्या बना, यहाँ पे एरोमेटिक बना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों स्टेप्स में, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, कौन सा वाला यहाँ पे स्लो स्टेप होगा, आप पक्का ही बोलोगे ये पहला वाला स्टेप यहाँ पे क्या रहा होगा भाई, स्लो रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है और कभी भी कोई चीज यहाँ पे स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ना नहीं चाहती है। इसीलिए ये वाला जो स्टेप होता है ना यहाँ पे, ये क्या होता है जी आपका यहाँ पे स्लो स्टेप होता है। और दूसरा देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, देखो इस रिएक्शन के लिए क्या है, देखो ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो एक अनस्टेबल रिएक्टेंट एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेप यहां पे क्या रहा होगा, जनरली फास्ट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक जर्नल मैकेनिज्म है जहां पे आपका पहला स्टेप या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना ही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट होता है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं ये जर्नली होता है, हमेशा ऐसा नहीं देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी यही मैकेनिज्म चलेगी जहां पे आपका पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। अब अगर ये स्लो स्टेप है ना, तो आपको बताइए स्लो स्टेप ही क्या होता है भाई, आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। अगर ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है तो यहां से मैं इसका रेट लॉ बहुत इजीली लिख सकता हूं। रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आने वाले रिएक्टेंट्स के। अब देखिए रिएक्टेंट एक तो क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां से मैं क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ये जो बेंजीन या ये जो सबस्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन के क्या होगा जी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट है ही नहीं। हाइड्रोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिखेगा। नॉट सीन। ठीक है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट तो आपने पढ़ा ही हुआ है भाई, तो यहाँ पे आपको कोई प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिए, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपका हो क्या रहा है, देखो एक sp2 सेंटर, एक sp2 सेंटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे sp3 सेंटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट पक्का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा आपको।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। उसके अलावा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आपसे रिएक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पूछ ले तो आप कैसे बनाओगे, देखिए तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे आपकी एनर्जी ऊपर की ओर को बढ़ते ही जा रही है, और ये क्या है भाई आपका आरसी डायग्राम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब देखिए ये क्या था, आपका रिएक्टेंट था, ये आपका क्या है भाई यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसके अलावा ये क्या है आपका एक इंटरमीडिएट है। तो सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट क्या होगा भाई, यहाँ पे से सबसे पहले ये इस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है, इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया। और ये इंटरमीडिएट फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपका ऊपर है या नीचे है, वो आपका मतलब किस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो वो आपको मतलब देगा एग्जाम में कि रिएक्शन किस टाइप की है, अगर नहीं देगा तो आप वहां पे दोनों वाले सही लगा के आ सकते हो। सेवंथ स्टेप एक्सप्लेन करो, तो चलो अभी रुक जाओ। सेवंथ स्टेप बोले तो इधर होगा सेवंथ, तो सेवंथ वैसे था नहीं कहीं पे भी। एक ये आपका पहला स्टेप है जहां पे पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, ये आपका सेकेंड स्टेप है, उसके अलावा ये आपका थर्ड स्टेप है, और उसके बाद ये आपका फोर्थ स्टेप है। सिर्फ 4 स्टेप की मैकेनिज्म है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 7 वाला ये बोल रहे हो क्या आप, तो देखिए जैसे ये H प्लस यहां से निकलेगा ना, तो ये डायरेक्ट मतलब बहुत दूर नहीं चला जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकला, देखो इसने हमने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दिए, तो जैसे ही H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे जो पाई डेंसिटी है ना उसके साथ थोड़ी देर तक क्या करेगा, इंटरेक्शन दिखाएगा, H प्लस और न्यूक्लियोफाइल आपस में इंटरेक्शन दिखाएंगे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर वो एक दूसरे से अवे चले जाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये इससे बहुत दूर आ गया, उसके बाद पहले इंटरेक्शन दिखा रहा था, उसके बाद अवे आ गया, ठीक है, सीखा। ओके अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको एक चीज समझनी है, ये जो पहला पहाड़ होगा ना, ये क्या होगा भाई, यहाँ पे थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही स्टेप आपका क्या है, देखो रेट डिटरमिनिंग है, और रेट डिटरमिनिंग अगर पहला स्टेप है ना, तो पहले स्टेप की आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। स्लो कब होती है कोई भी रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें जानबूझ के पहला वाला पहाड़ क्या करना पड़ेगा, या पहला वाला जो ये माउंटेन है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी का बनाना पड़ेगा दूसरे वाले से, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है भाई आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे स्लो स्टेप, और स्लो कब होगा, जब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है इसका एक्टिवेशन मतलब क्या, आरसी डायग्राम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जहां पे ये आपका रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। उसके अलावा ध्यान से देखिए, ओवरऑल जो रिएक्शन आपकी वो क्या है भाई, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आपने नाइट्रेशन वगैरह कराई होगी, अब देखो बेंजीन पे आप कभी भी क्या करते हो भाई, यहाँ पे देखो HNO, यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, HNO3 का यूज करते हैं इन H2SO4, और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, और यहाँ पे क्या आता है आपका NO2 आ जाता है। लेकिन इसकी मैकेनिज्म आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो आपको आगे सॉल्वेंट थ्योरी पढ़ाई जाएगी ना, उसमें भी आपकी हेल्प आएगी इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ पे क्या है भाई आपका HNO3 है, ये आपका यहाँ पे क्या है जी, HNO3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे आपका H2SO4 है। तो पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, बिटवीन HNO3 एंड H2SO4 कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है भाई यहाँ पे HNO3 और H2SO4 में, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा वाला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, आप लोग बताइए, तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, जो आपका H2SO4 होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, कभी भी आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में ना कोई वीक एसिड डालोगे, तो वो वहां पे एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट वहां पे दिखेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, और दूसरी जो स्पीसीज होगी वो भले ही वहां पे जनरली एसिड की तरह बिहेव करती हो, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वो किसकी तरह बिहेव करेगी, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस रिलीज करता है, और ये क्या कर लेता है भाई, इस H प्लस को यहाँ से
पकड़ लेता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, HNO3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉल्वेंट थ्योरी में आपको बताया जाएगा कि कभी भी आपके दो बेस अगर आप एसिड डाल दो ना, दो एसिड, तो उसमें से एक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वो वीक होगा उससे, दूसरे हाल से। ठीक है, तो बड़ा वाला तो जो स्ट्रॉन्ग है वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही, वो H+ जम जम के रिलीज करेगा। अब रिएक्शन मीडियम अगर जम जम के H+ होंगे तो किसी ना किसी को पकड़ने पड़ेंगे। अब रिएक्शन मीडियम में दूसरी स्पीसीज यही है, तो इसको ही यहीं पे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोटोन को पकड़ना पड़ेगा। और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए HOH, यहाँ पे आपका N, इस पे क्या आ गया O-, इस पे यहाँ पे आपका O, और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस था ही। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या बनी आपकी, HSO4- बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप बन चुका है। अगर ये लिविंग ग्रुप बन गया तो यहाँ पे से क्या करेगा, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से लेके यहाँ से फुर हो जाएगा और वाटर रिएक्शन मीडियम में निकल गया। और यहाँ पे आपका देखो, इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, NO2+ यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर आपने इसे NO2+ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक माइनस और एक प्लस है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होना चाहिए। तो बिल्कुल ये यहाँ पे क्या है, देखो इस तरीके से NO+ और यहाँ पे आपका माइनस था। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो बॉन्ड है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था, पहला ऑक्सीजन का था, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था भाई, ये नाइट्रोजन का था। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गया है, तो इसके पास अब क्या आ गए होंगे, 2+ आ गए होंगे। तो ये क्या करता है, एक O से तो क्या कर लेता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसके ऊपर क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, NO2+ लिख रहा हूँ। और NO2+ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस तरीके का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। परफेक्ट परफेक्ट, सोनम शिखा परफेक्ट, आशीष बढ़िया है भाई। ठीक है, HNO3। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपका NO2+ बनेगा ना, अब इसके बाद की मैकेनिज्म तो वही सेम चलेगी, वही सेम चलेगी। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले NO2+ के साथ क्या होगा, यहाँ पे आपका पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये जनरली रिवर्सिबल होता है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा और दोबारा से क्या बनेगा, यहाँ पे आपका पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होगा। और इस पाई कॉम्प्लेक्स के बाद ये पाई कॉम्प्लेक्स दोबारा से डिकम्पोज होगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगी। इसका स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, ये स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप होगा। आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। अब मैं बार बार सबकी मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, मैं बस आपके सामने बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा। ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देखो भाई, अब यहाँ पे से मैं आपके साथ रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। देखिए बेंजीन है आपके पास, ठीक है, बेंजीन में यहाँ पे अगर आप क्या डालते हो, H2SO4 का यूज करोगे, तो H2SO4 के केस में आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे सल्फोनेशन होती है और यहाँ पे क्या आता है आपका SO3H आ जाता है, SO3H। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है, ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का। बाकी मैं आपके साथ कल को इसे डिस्कस करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो बार एग्जाम में पूछ भी लिया है भाई, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन चलती है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन अगेन दो तरीके की होती है, आप यहाँ पे Br2 या Cl2 का यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या यहाँ पे FeCl3। इनकी प्रेजेंस में जब आप यूज करोगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका Br+ जनरेट होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका Cl+ जनरेट होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों जब चिपकेंगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो अरीन्स यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाएंगी, Cl या Br जो भी आपको चिपकाना है। ठीक है, इसके बाद की जो आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन, असाइलेशन में आपका क्या होता है भाई, देखिए यहां पे लिया जाता है CH3
CO प्लस और Cl। ये तो आपकी आती है हेलोजिनेशन थी, ये है आपकी असाइलेशन रिएक्शन। और आप यहाँ पे क्या करते हो, FeCl3 का यूज करते हो, तो ये क्या करता है यहाँ से Cl माइनस को निकाल देता है और यहाँ पे क्या बना देगा, देखिए FeCl4 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए CH3, इसके ऊपर CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। और इस इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक कर देगा, यहाँ से बेंजीन रिंग अटैक करेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा COCH3। तो इसे बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये जो ऊपर वाली है इसे बोला जाता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे बाकी रिएक्शन और है जिन्हें क्या बोला जाता है, अल्काइलेशन रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में ना आपका क्या है भाई, यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, कोई R ग्रुप लेते हो और इसमें क्या होता है आपका X होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे FeBr3 ले लोगे, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से इस X को निकालेगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, Fe, इसको मैं यहाँ पे Br ही मान लेता हूँ, Br4 माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्लस R प्लस। फिर ये R प्लस ना, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये कार्ब कैटायन बन रहा है। ये कार्ब कैटायन यहाँ से क्या होगा, रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट होगा, रीअरेंज होगा। और उसके बाद ये बेंजीन रिंग क्या करेगी भाई, इस पर अटैक करेगी और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से R ग्रुप आ जाएगा। लेकिन देखिए लिमिटेशन है इस रिएक्शन की कुछ, क्या लिमिटेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए आप क्या करोगे भाई, देखिए अगर देखिए मैं आपके सामने कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको ये इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते जाइए भाई आगे। जल्दी से यहाँ पे प्रोडक्ट आप लिखते जाइए। FeCl3 भी ले सकते हो, बिल्कुल FeCl3 भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, होता क्या है यहाँ पे, आपको पता है सबसे पहले क्या होगा भाई, ये Br यहाँ से निकालेगा इसे और जनरेट क्या कर देगा, यहाँ पे मिथाइल कैटायन यहाँ पे जनरेट कर देगा। और इस मिथाइल कैटायन पे ये बेंजीन रिंग यहाँ से अटैक करेगी और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, टोल्यूइन यहाँ पे आपका एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। दूसरे केस में देखिए, ये यहाँ से इसको निकाल लेगा क्योंकि लेविस एसिड है, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CO प्लस। तो आपका असाइल कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया। असाइल कैटायन पे देखिए यहाँ से बेंजीन अटैक करेगी तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, COCH3। अब ये वाला जो थर्ड वाला केस है, इसमें देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया है, FeBr3 ले रखा है। तो FeBr3 क्या करेगा, इस ब्रोमीन को यहाँ से निकालेगा और आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, देखिए CH3, ये देखिए यहाँ पे क्या है CH2, ये देखिए CH2, और इधर क्या आ गया आपका CH2 प्लस। लेकिन आपको पता है ये जो कार्ब कैटायन है ना, ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी कार्ब कैटायन है। तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन तुरंत क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। यहाँ पे से हाइड्रोजन क्या होगा भाई, यहाँ से रीअरेंज होके यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपका यहाँ पे, और आपका यहाँ पे क्या आ गया, देखिए CH3, और इस पे क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। जैसे अब आपको पता है ये क्या है भाई, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जो कि मोर स्टेबल है। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे ये इस सेंटर से चिपकेगा और आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप एन प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जुड़ेगा क्या, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ेगा। ये क्या है भाई, इस रिएक्शन की थोड़ा सा लिमिटेशन है। हम मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक है, कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं मैं इसको प्रिपेयर करूं तो कैसे प्रिपेयर करूंगा, इसका भी एक मस्त फंडा यहाँ पे है। देखिए इसका भी एक बहुत मस्त फंडा है जो कि आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले ना आपको जो चीज वहां पे ऐड करनी है तो उसका आप यहाँ पे असाइल मतलब असाइल ब्रोमाइड ले लो, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे असाइल ग्रुप ले लो। जैसा हम यहाँ पे एन प्रोपेन जोड़ने वाले थे तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोपेन का करस्पॉन्डिंग मैंने 3 कार्बन वाला यहाँ पे क्या ले लिया, असाइल ब्रोमाइड ले लिया। तो ये यहाँ से इस ब्रोमीन को निकालेगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2
और यहाँ पे क्या आ गया आपका CO और इस पे कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि ये तो पहले से ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस तरीके से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O+, इस तरीके से सारे एटम का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है और यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट आपकी नहीं होती है। अब यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो उसके बाद देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है भाई आपका ये असाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये लीजिए। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा, ये असाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, ये असाइल ग्रुप यहाँ पे आपका जुड़ गया, ठीक है, असाइल ग्रुप यहाँ पे आपका जुड़ गया। अब ध्यान से देखिए, आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी होंगी क्लास 11 12th, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं भाई, इस कीटोन ग्रुप को यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। दो रिएक्शन में आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एक तो आप क्या पढ़ते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ते हो, रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है भाई, यहाँ पे आप क्या लेते हो, मतलब यहाँ पे ZnHg इन HCl, ठीक है, इस तरीके से HCl, ठीक है। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कर सकते हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जो कि आपका क्या होता है यहाँ पे, हाइड्राजीन इन अल्कोहलिक KOH ग्लाइकॉल, ठीक है। ये दो रिएक्शन कंडीशन आप क्लास 12 वैसे बहुत सारे मैंने रिएजेंट में पढ़ाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, जैसे मोजिंगो रिडक्शन है, टोसाइल हाइड्राजीन का रिडक्शन है, तो और आपका क्या है भाई यहाँ पे TbTH रिडक्शन है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, जैसे आप इसके बाद NaHg इन क्या है यहाँ पे HCl, इसका यूज करोगे, कुल मिला के क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखिए इस कार्बोनिल का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस तरीके का ग्रुप आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आई होगी। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया सोनम, आपने भी सही लिखा है, सीखा, आपका आंसर सही है। उसके अलावा आशीष पूछ रहे लेविस एसिड एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम जनरेट कार्बोकेटाइन। नहीं भाई, हाइड्रोजन एटम को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देखिए हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को कहाँ एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है भाई, लेविस एसिड, लेविस एसिड इस ब्रोमीन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हेलोजन को, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी इस कार्बन के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिखाया है, ठीक है, हर केस में ऐसा ही होगा। अब ध्यान से देखो, कई बार ना आपको यहाँ पे मतलब असाइल ब्रोमाइड या असाइल क्लोराइड नहीं देता, वो क्या देता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए भाई, इस तरीके से यहाँ पे क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। और रिएक्शन मीडियम में क्या दे देगा आपको, देखिए जैसे यहाँ पे H2SO4 दे देगा, या यहाँ पे क्या दे देगा, H3PO4 दे देगा। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फंडा बताया था, आपको पता है कि ऑर्गेनिक एसिड ना जनरली क्या होते हैं भाई, ये वीक एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं जी, वीक एसिड होते हैं, जबकि मिनरल एसिड क्या होते हैं भाई, बिल्कुल दमदार एसिड होते हैं, ये क्या होते हैं भाई यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा ना, तो वो तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ही, ये H+ छोड़ेगा और ये तुरंत ही इस H+ को यहाँ से पकड़ लेगा। जैसे ही H+ को यहाँ से पकड़ेगा तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो OH2+ आ जाएगा, और प्लस आएगा तो ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एज अ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असाइल कैटायन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखिए ये लीजिए यहाँ पे आपका
प्लस असाइल कैटायन यहाँ पे आपका जनरेट हो गया। अब ये असाइल कैटायन जो जनरेट हुआ ना, इस पे कौन अटैक करेगा? ये बेंजीन रिंग यहाँ से अटैक कर देगी इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है पाई डेंसिटी तो बहुत इजीली अटैक करती है। तो इसको मैं यहाँ पे एक कार्बन बोल देता हूँ, इसको दो, इसको मैं तीन, इसको मैं चार, इसको मैं पांच, इसको मैं छह। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी देखिए, जैसे 6 मेंबर की रिंग है तो यहाँ पे आपकी 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होता, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस कार्बोकेटाइन पे इस सेंटर से अटैक हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये जो पाई बॉन्ड था ना, इसने दो के दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे कार्बन आयनिक कैरेक्टर बनाए होंगे, जिसकी वजह से इस सेंटर ने यहाँ पे इस पे अटैक किया है। तो यहाँ पे पक्का ही क्या आई होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई होगी, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे का जो प्रोटोन है ना, वो क्या करता है? अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर फेंकेगा टू गेन द री एरोमेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? ये री एरोमेटाइज होकर आपका इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, हाँ, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल आशीष। तो एक बार बताइए भाई, क्या आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पहले से आती होंगी, लेकिन हमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जैम के स्टूडेंट हैं। तो इसी तरीके से चलेगा भाई, पहले तो बेसिक चलेगा, उसके बाद हम एडवांसमेंट की ओर को बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, देखिए। ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो देखिए FeCl3 क्या करेगा, देखिए सबसे पहले इस असाइल क्लोराइड को यहाँ पे से क्या कर देगा, देखिए एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, या यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, सबसे पहले, और आपका क्या कर देगा, यहाँ पे इस तरीके का असाइल कैटायन यहाँ पे जनरेट कर देगा, OH। उसके बाद ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग यहाँ से क्या करेगी भाई, इस पे अटैक करेगी, और सबसे पहले आपका जो ए कंपाउंड बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ध्यान से देखो भाई, ये लीजिए, OH। और उसके बाद अगेन देखिए H3PO4 क्या करेगा, ये आपका ए बना, और ए के बाद बी की कहानी तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके सामने लिखी थी। H3PO4 क्या करेगा, यहाँ से इस OH को यहाँ से रिमूव कर देगा, या H3PO4, और यहाँ पे असाइल कैटायन बना देगा। तो अगेन आपका जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इसी तरीके का बनेगा। ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब क्लास स्टॉप कर दें क्या? अभी तो क्लास थोड़ी ही देर की हुई है भाई। चलिए एक लास्ट एग्जांपल करा देता हूँ। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, मैं आपके आपसे डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट पूछूंगा। देखिए बेंजीन, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए CO प्लस HCl प्लस AlCl3, इसका आंसर बताइए और इस रिएक्शन का नाम भी बताइए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बताइए सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी में एक वेल नोन एग्जांपल है। चलिए लास्ट एग्जांपल है भाई, आपका लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे।
आशीष बोल रहे हैं क्लास को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, कोई नहीं, आज की क्लास एंड कर देंगे, नेक्स्ट क्लासेस आपकी लंबी चलेंगी, ठीक है। 4-5 क्लास में हम इसे कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पूरा मतलब, हाँ, एरोमेटिक वाला तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक चल रहा है ये तो आपका नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं पूरा कवर करा दूं। उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक की ओर को बढ़ेंगे, वो भी हम डिटेल तरीके से देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कभी भी आपका Cl माइनस आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है भाई, आपका Cl माइनस है, तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से इसको निकाल लेगा और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे H प्लस क्या होगा, रिएक्शन मीडियम में पड़ा होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका देखो इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड पड़ा है, तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे जी, इस H प्लस को यहाँ से पकड़ लेंगे और आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो एक्टिवेटेड, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की स्पीसीज आपकी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, आपने एक चीज ना, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो यहाँ पे एक लोन पेयर ये भी तो है, देखो इस कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को पकड़ेगा या यहाँ पे ये कार्बन का लोन पेयर इस H प्लस को पकड़ेगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए किसका लोन पेयर H प्लस को इजीली पकड़ पाएगा, किसका लोन पेयर यहाँ पे H प्लस को इजीली पकड़ पाएगा। गाइस आपके मिक्स रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सोनम बोल रही है उनकी तबीयत भी खराब चल रही है, तो हम क्लास को आज यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर आपका ना ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या है, एसपी सेंटर्ड ऑक्सीजन, और ये भी क्या है भाई यहाँ पे एसपी सेंटर है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो एनर्जी में क्या होता है भाई, बहुत नीचे होता है। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ाया होगा, जब कभी वाटर की या आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी आपके साथ डिस्कस की होगी ना, उसमें लोन पेयर क्या होता है भाई, बहुत लो लाइंग होता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली प्रोटॉन को पकड़ नहीं पाता, इसलिए आपका इस तरीके का इंटरमीडिएट बहुत रेयर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा और आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। उसके बाद ध्यान से देखो, इसके ऊपर प्लस है, तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे क्या करती है, देखो बेंजीन रिंग क्या करेगी भाई, इस पे अटैक करेगी इस तरीके से यहाँ पे, और ये यहाँ से खुल जाएगा। जैसे ही ये यहाँ से खुलेगा, आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच, उसके अलावा एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, और इस पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे प्लस आ गया। उसके बाद ये क्या करेगा, देखो यहाँ से आगे की ओर गिरेगा, री एरोमेटाइज होगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखो बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका बेंजाल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, और इसी को बोला जाता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसे क्या बोला जाता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन बोला जाता है। सीखा, ये आप क्या बोल रहे हो भाई। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये है आपकी यहाँ पे ओके, तो आप सीखा, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी एग्जाम के दिन क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी, ठीक है। एग्जाम के दिन आपकी कोई क्लास नहीं लगाई जाएगी, एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम की शाम को आपकी क्लास लगाई जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कब कब आपका एग्जाम है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ना आपका आज का पार्ट मैं एंड कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने हेट्रोसाइक्लिक में जितना भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने वहाँ पे नाइट्रेशन पढ़ा हुआ है, हमने वहाँ पे सल्फोनेशन पढ़ी हुई है, उसके अलावा वहाँ पे हमने उनकी हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी हुई है। तो वो भी आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट था, लेकिन वो हमने हेट्रोसाइक्लिक में ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो उस चीज को आपको वहां से कवर करना है, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे कल के लेक्चर में। बाकी अगर आपको आज के मतलब बेस से कोई अगर क्वेरी है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, पूछ सकते हो भाई।
ओके गाइस, चलिए ठीक है भाई। अब आपने ना मेरा फ्लो भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है, तो आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। कोई क्वेरी है तो आप तुरंत पूछ लीजिए, क्वेरी है तो तुरंत पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। ठीक, हमें थोड़ा सा फोकस इस पार्ट पे करना है जो लेस कॉमन पार्ट है। उसके अलावा एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट से आता है, तो हम इस पे बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेन है थोड़ा बहुत ये वाला पार्ट, उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दो की दो मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, बाय। ठीक है भाई, एंड करते हैं, ठीक है, बाय। अगली क्लास से अब मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपसे नहीं पूछूंगा भाई। ओके बाय, ठीक है।